बड़ी खबर आपको सबसे पहले बुलेटिन में बता दें, केंद्र सरकार ने नई डिस्चार्ज पॉलिसी जारी की है। डिस्चार्ज पॉलिसी में मरीजों की देखभाल और उसकी स्थिति के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही किस मरीज को किस तरह का इलाज मुहैया करवाया जाना है, ये नई डिस्चार्ज पॉलिसी में दर्ज है। नई डिस्चार्ज पॉलिसी के मुताबिक एडमिट कोरोना संक्रमित मरीज में अगर कोई लक्षण नहीं दिख रहा है और 3 दिन तक बुखार नहीं होता है तो उसे 10 दिन में डिस्चार्ज किया जा सकता है, लेकिन मरीज को 1 सप्ताह तक सावधानी बरतनी होगी। पल्लवी झा मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ। पल्लवी, पहले और अब में क्या अंतर आया है? नई डिस्चार्ज पॉलिसी में क्या है नया? देखिए, सबसे पहले ये होता था कि जब भी कोई सिम्टोमेटिक पेशेंट एडमिट होता था तो उसको मैंडेटरी 14 दिनों तक क्वारंटाइन करना पड़ता था या अस्पताल में आइसोलेट करना होता था। उसके बाद 2 टेस्ट होते थे डिस्चार्ज होने से पहले। अगर वो दोनों टेस्ट नेगेटिव हो जाते थे तभी उसको डिस्चार्ज किया जाता था, ये कहते हुए कि अगले 14 दिनों तक भी आपको एहतियात बरतना है। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब ये है कि अगर कोई वेरी माइल्ड पेशेंट है, यानी माइल्ड पेशेंट है, उसको हल्के सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसको 10 दिनों के भीतर ही डिस्चार्ज किया जा सकता है और उसका टेस्ट भी करना जरूरी नहीं कहा गया है इस वक्त में, जब तक कि वो काफी गंभीर या मॉडरेट में अगर ना हो मरीज। लेकिन अगर माइल्ड है और अगर उसमें बुखार या लक्षण जो है वो सुधर रहे हैं तो उसमें ये कहा गया है कि 10 दिनों के अंदर ही उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, इस नियम के साथ कि आप अपने आप को 7 दिन तक क्वारंटाइन करेंगे और उन 7 दिनों में अगर आपको लगता है कि फिर से कुछ तकलीफ बढ़ रही है तो आप जो कोविड सेंटर है वहां पर संपर्क करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी कि अगर कोई गंभीर स्थिति में आ जाता है तो वो तुरंत ऑक्सीजन जो बेड होता है वहां पर भी कोविड सेंटर में जाकर संपर्क किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा बदलाव है। खतरे की आशंका ही ना रहे। जब ये समझा जाता था कि ये व्यक्ति पूरी तरीके से सुरक्षित है, बाहर जा सकता है, दूसरे से अगर संपर्क में आता भी है तो भी कोई डर नहीं होगा, तो फिर क्या ये एक तरीके से शंका मन में रखना नहीं हुआ कि मानिए बाहर जाए ऐसा व्यक्ति, आप 10 दिनों के भीतर उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं, फिर अगर दोबारा से, क्योंकि ऐसी तमाम खबरें आई हैं जिसमें एक व्यक्ति को दोबारा से कोरोना हुआ है, तो फिर क्या होगा ऐसी स्थिति में? स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या इस पर कोई बातचीत की, कोई चर्चा हुई? कैसे ये गाइडलाइन सामने आई? जी देखिए, ये प्रश्न बहुत जायज है क्योंकि सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि अगर माइल्ड है कोई भी पेशेंट, या मतलब अगर देख लें कि किसी मरीज में ज्यादा आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि इस तरीके के सिम्टम है और आप उसे छोड़ देते हैं तो क्या इसकी गुंजाइश रहेगी? नहीं। तो उस पर जानकार और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि देखिए, तमाम पहलुओं को देखते हुए, जांचते हुए ही ये फैसला लिया गया है, क्योंकि काफी लंबा समय होता है 14 दिन का क्वारंटाइन करना, फिर उसके बाद 2 टेस्ट होना, फिर उसके बाद 14 दिन आप होम क्वारंटाइन में होते हैं। इसमें काफी लंबा समय लग जाता है और जाहिर तौर पर जो फैसिलिटी हमारे पास उपलब्ध है और इतनी संख्या में हमें डील भी करना है, तो जाहिर तौर पर उसके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि आप अस्पताल में हर मरीज को वो सुविधा दे पाएं। तो ये भी एक विषय जरूर रहा होगा कि ज्यादा से ज्यादा अगर टेस्टिंग होती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को केटर करें ताकि अस्पताल से कुछ लोगों को छुट्टी दें। हालांकि ये गाइडलाइंस में साफ तौर पर लिखा गया है कि वो जो 7 दिन आपको होम क्वारंटाइन रहना है उसमें बहुत सारी एहतियात बरतने की जरूरत है और कहीं भी अगर चूक होती है तो उसमें ये भी प्रावधान होगा कि आप उस पर सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक्शन भी ले सकती है। तो बिल्कुल, बढ़ते मामलों को देखते हुए हर पक्ष सोचे जाने की जरूरत भी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि पॉजिटिव ही साबित हो। शुक्रिया आपका पल्लवी इस पर बातचीत के लिए। बढ़ते हैं आगे। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में प्रवासी मजदूरों को लेकर के चिंता व्यक्त की है। ममता सरकार पर यह आरोप भी लगाया है कि ममता सरकार प्रवासी मजदूरों का सहयोग नहीं कर रही। पश्चिम बंगाल के मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। प्रवासी मजदूरों को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने ये चिट्ठी लिखी है ममता बनर्जी को और अन्याय हो रहा है मजदूरों के साथ, ये आरोप लगाए गए हैं। इस चिट्ठी में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है केंद्र सरकार के साथ भी। तो लगातार हमलावर रही हैं। इससे पहले भी हमने देखा काफी ज्यादा मुखर रही ममता बनर्जी। जब जीएसटी का बकाया उसका भुगतान किया जाए, ये मांग भी उन्होंने की थी, आर्थिक पैकेज को लेकर भी। लेकिन देखिए, ये टसल अब इस रूप में भी सामने आ रहा है कि प्रवासी मजदूरियों पर केंद्र और राज्य के बीच इस टसल का असर पड़ रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि इस पर प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं, सुनिए।
प्रवासियों ने राज्य की सरकार के ऊपर दबाव डालते आ रहे हैं और खासकर कल जब देखा मैंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की वो हालत, 16 प्रवासी मजदूरों की कुचलकर मौत, तो मैंने फिर दोबारा राज्य को और केंद्र को दोनों को ये इस तरीके की और ज्यादा प्रयास करने की अपील करूंगा कि बंगाल की सरकार और साथ साथ अमित शाह जी आज आप लोग दोनों मिलकर बंगाल के फंसे हुए लोगों को तुरंत वापसी के लिए हर संभव प्रयास करें। मैं अमित शाह जी को मैं कहे थे कि आपने बंगाल की सरकार से बात करें। अमित शाह जी मेरे को उस दिन वादा किया था कि मैं बात करते हैं और ज्यादा करूंगा, तो मुझे लगता है ये सारे दबाव के चलते कुछ काम जरूर होने लगे हैं। उधर कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को इस बीच जवाब भी दिया है। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने कहा है कि काफी दिनों बाद गृह मंत्री को मजदूरों की याद आई है। सुनिए। इस बात का है कि गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने आज लॉकडाउन में पहली बार बयान दिया है और 40 दिन से अधिक लग गए मजबूर मजदूर के लिए अपनी आवाज उठाई है और चुप्पी तोड़ी है। दूसरी बात, आज देश याद रखेगा कि जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश के घर में आग लगी हुई थी, गृह मंत्री चुप्पी धारी बैठे कि जब 42 मजदूर भी मर गए, कुछ नहीं बोले। जब सूरत और कर्नाटका में मजदूर जो ट्रेन चढ़ना चाहते थे उनको रोका गया, फिर भी नहीं बोले। पर आज बंगाल के मसले को लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी है। पहले तो श्री अमित शाह को ऐसी ही चिट्ठी गुजरात और कर्नाटक की सरकार को भी, जहां भाजपा राज है, लिखनी चाहिए, जो मजदूरों को अपने घर वापस नहीं जाए दिए जा रहे। दूसरी बात, बंगाल सरकार को भी चाहिए कि इन मजदूरों की वापसी या बंगाल में आने के लिए पूरी इजाजत दी जाए। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों से यह अनुरोध है कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं, एकजुट होके मजदूरों की घर वापसी, सुरक्षित वापसी के लिए एक रणनीति बनाने का है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो क्या मजदूरों से जुड़ी लड़ाई में भी पक्षपात हो रहा है? हम सीधा रुख करते हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं। रमन, सच क्या है? क्योंकि कर्नाटक और गुजरात का जिक्र भी कांग्रेस कर रही है कि वहां भी चिट्ठी लिखिए, वहां के भी मजदूर है जो घर नहीं जा पा रहे। हकीकत क्या है? देखिए आशा, ये तो पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक तौर पर ये बातें सामने आ चुकी हैं कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने जो बिल्डर्स लॉबी है उनके अनुरोध के बाद जो मजदूर आने वाले थे उनकी ट्रेन कैंसिल कर दी। हालांकि बाद में कुछ मजदूरों को भेजने की भी कोशिश की। ठीक इसी तरीके का वाकया गुजरात में भी आया, जैसे कि सूरत और अहमदाबाद से लेकर कई ऐसे बड़े शहरों में जो मजदूर हैं वो घर जाना चाह रहे थे, लेकिन सरकार उसका इंतजाम नहीं कर पा रही थी। लेकिन अमित शाह के द्वारा लिखी चिट्ठी में, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, और ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री या बीजेपी या कांग्रेस, वो सभी पार्टियों के नेता कहते हैं कि देश में जो अभी ये संक्रमण चल रहा है उसके खिलाफ लड़ाई सब पार्टियों को मिलकर, सब लोगों को मिलकर लड़नी चाहिए। ऐसे में अमित शाह के द्वारा सिर्फ पश्चिम बंगाल के मजदूरों के हालत के बारे में क्यों चिट्ठी लिखी गई, या उन्होंने कर्नाटका और गुजरात में जो हालात हैं, जो वहां के मुख्यमंत्री है, जो वहां की सरकार की तरफ से नजरअंदाज किया गया, उस बात का जिक्र किए बिना सिर्फ पश्चिम बंगाल को टारगेट क्यों किया गया? क्या ये राजनीति है? और इस समय में ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सच यही है कि राज्यों की आपसी लड़ाई में नुकसान मजदूरों का हो रहा है। शुक्रिया आपका रमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। उधर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे हैं। एक हफ्ते बाद उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। गृह मंत्री बंगाल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि हकीकत आपने जाना। हकीकत यही है कि राज्य सरकारों के इस खेल में केंद्र और राज्य की इस लड़ाई में मजदूर पिस रहे हैं। जो मजदूर घर जाना चाहते हैं जा नहीं पा रहे, और जो निकले हुए हैं खुद अपने दम पर किसी कीमत पर घर जाना है, वो बीच रास्ते में परेशानी का सामना कर रहे हैं। ये लड़ाई तल्ख होती जा रही है। वो समय है जब सभी को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। प्रवासी मजदूरों की समस्या छोटी समस्या नहीं है, ये बहुत विकट समस्या है। मजदूरों की जान जा रही है, लेकिन इस पर सियासत का खेल बंद होने का नाम नहीं ले रहा। उधर लॉकडाउन में खाली हाथ मजदूर घर वापसी के लिए मजबूर हैं, रास्ते में निकल पड़े हैं पैदल। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के लिए निकले 16 मजदूरों की आप सभी जानते हैं, औरंगाबाद के पास मालगाड़ी से कटकर मौत हो गई। ऐसे हादसे और भी हो सकते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि लॉकडाउन में मजदूरों का रेला अलग अलग शहरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांव के लिए निकल चुका है, वो भी रेलवे ट्रैक के किनारे होते हुए, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर हाईवे की तरह पुलिस की नाकेबंदी नहीं है। देखिए।
रेलवे ट्रैक पर बिखरी रोटियां, बिखरी चप्पल, बिखरे कपड़े, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मालगाड़ी से कटकर 16 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। अगर ये रेलवे ट्रैक इंसान की तरह बोल पाता तो जरूर बताता कि मजदूरों की कितनी मजबूरियां रही होंगी जो इस खतरनाक सफर पर निकले। वो क्या हालात रहे कि रोटियां तक नसीब नहीं हुई। मजदूरों में कितनी थकान रही होगी कि बैठते ही आंखें झपकी और मालगाड़ी आने पर ट्रैक से हट नहीं पाई। खाली हाथ, लाचार ये मजदूर निकले तो थे अपने सैकड़ों किलोमीटर दूर गांव के सफर पर, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के सफर पर। शायद रेलवे ट्रैक इसलिए चुना क्योंकि हाईवे पर पुलिस का डर था। रेलवे ट्रैक पर जैसा हादसा औरंगाबाद में हुआ, वैसा ही हादसा देश के दूसरे हिस्सों में भी हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन में देश के हर हिस्से से मजदूर रेलवे पटरियों से वापस अपने गांवों की ओर लौटने की जुगत में लगे हैं। मरना जीना एक बराबर कर ले, फिर तो क्या करें। अमीरों के लिए बस चल रही है, गरीबों के लिए कोई बस नहीं चल रही है। यहाँ पे इतना वो सब दिखावा है, ट्रेन सारे अमीर भर के जा रहे हैं, गरीब कोई नहीं जा रहा उनमें। रास्ते पे पुलिस वाले बहुत मारते हैं। हाईवे से आ रहा था, ट्रक वाला कोई बिठा नहीं जाता था। जो भी हमारे साथ हो जाएगा ऊपर वाला जाने का, ठीक है, जो भी होगा, पर गांव को चले जाना। डर तो लगता है, क्या करें, फिर बच्चों को कर लेते हैं, जैसे देखते हैं आगे से कोई चीज। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। मशहूर शायर फैज अहमद फैज का शेर इन लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। शायद ही इनमें से किसी ने फैज का नाम सुना हो, क्योंकि इनकी पूरी जंग तो 2 वक्त की रोजी रोटी के जुगाड़ की रही है। जिस शहर में हजारों सपने लिए आए थे, वहां से पैदल चोरी छिपे वापस अपने गांव लौटना पड़ रहा है। चंडीगढ़ से चलते हुए यूपी के ग्रेटर नोएडा तक पहुंच गए हैं, लेकिन मंजिल है गोरखपुर। जेब में पैसे नहीं है, पेट में भूख है, ऊपर से परिवार परेशान। मरता क्या नहीं करता, हाईवे पर जगह जगह बैरिकेडिंग, पुलिस की नाकेबंदी। ऐसे में रेलवे ट्रैक को ही रास्ता बना लिया और कदम बढ़ते ही जा रहे हैं गोरखपुर जंक्शन की ओर। हम 2 मार्च को गए थे चंडीगढ़, और हम वहाँ 1 महीने 10 दिन तो इसमें थे, लॉकडाउन में पूरा देख लिया। फिर वहाँ से मालिक बोला कि भाई साहब लॉकडाउन नहीं खुलने वाला है, आप जा सकते हो। तो पैसा जो था हमारे पास वो हो गया। 1 महीने सरकार ने फ्री दे रखा था कि किराया नहीं देना। 1 महीने हमने काटा और ना उसने मांगा। 1 महीने 10 दिन जब बीता तो बोला भाई साहब आप जा सकते हो, अब हमें भी रहना है क्योंकि शादी हमारी है, आप रूम खाली कर। रेलवे ट्रैक से अपने गांव की ओर वापस लौटने की कोशिश में जुटे हर मजदूर की अपनी कहानी है, अपना दर्द है। इसे बयां करना आसान नहीं। कहीं मकान मालिक ने हाथ जोड़ लिया तो कहीं फैक्ट्री मालिक ने कह दिया सब बंद है, तो कहां से तनख्वाह देंगे। दिल्ली में तो मान लीजिए की व्यवस्था नहीं है, तो हम खा देने कम से कम, या वहाँ बैठ सके, मान लो रह सके, वो व्यवस्था वहाँ नहीं थी। अब घर जाके क्या करेंगे? सर जाएंगे तो मान लो कुछ खेती बाड़ी तो करेंगे कम से कम जाके अपने। गेस्ट हाउस में करता था, गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट वगैरह सारी काम बंद हो रखे हैं। बताओ वहाँ पर कोई काम नहीं है, 1.5 महीना हुआ रहते। अब बताया जाता 3 मई तक था, फिर 14 अप्रैल था, फिर ये था, इतना कहा था कब तक इसलिए अब निकलना पड़ा हमको पैदल। मजबूरी नहीं कर, मजबूर बोल रहे बस चल रही है, फार्म भरवा दिए, कुछ जो कुछ था। अमीरों के लिए बस चल रही है, गरीबों के लिए कोई बस नहीं चल रही है। यहाँ पे इतना वो सब दिखावा है, ट्रेन सारे अमीर भर के जा रहे हैं, गरीब कोई नहीं जा रहा उनमें।
पूरी गृहस्थी छोटे से बैग में सिमटी हुई है। लॉकडाउन ने जिंदगी की गाड़ी को पटरी से उतार दिया है, लेकिन अपने पैरों पर पूरा भरोसा है। इसलिए तो सैकड़ों किलोमीटर दूर के सफर पर निकल गए हैं। रेल की पटरियां आपस में मिले न मिले, लेकिन लोगों को मंजिल तक पहुंचा ही देती हैं। यही वजह है कि इन माइग्रेट वर्कर्स ने इन रेल की पटरियों का सहारा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लिया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाचार लोगों की मदद में जुटे हैं। इन मजदूरों के लिए खाना पैक करवा कर लाए हैं। घर वापसी की कोशिशों में जुटे मजदूर समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कदम सही पड़ रहे हैं या गलत। 17 मई के बाद क्या होगा? दर्जन भर से ज्यादा मजदूर अपने परिवार के साथ सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर निकल गए हैं। रेलवे ट्रैक के किनारे लगातार चलते हुए पैरों में छाले पड़ गए हैं। ये लोग हरियाणा से चले हैं। सबका अपना दर्द, अपनी मजबूरियां। पैदल घर नहीं जाएंगे तो भूख से मर जाएंगे। यहाँ पैदल घर नहीं जाओगे, भूख से मर जाओगे। आपको खाने का कोई व्यवस्था आसपास में? कोई व्यवस्था नहीं। कब से खाने नहीं खाया आप लोगों ने? आज लगभग 2 दिन हो गए हैं। खाना तो एक दिन मिला था, उसके बाद में 2-3 दिन हो गए। बिस्कुट मिलते हैं तो खा लेते हैं, पानी भी ले लेते हैं। ना ही आराम करा, अभी तक 4-5 दिन हो गए, जरा से भी आराम हो ही नहीं पाए। इन मजदूरों को रेलवे ट्रैक पर खतरे का भी पूरी तरह से अंदाजा है। इन मजदूरों को ये भी पता है कि ट्रैक पर कभी भी बिजली की रफ्तार से ट्रेन गुजर सकती है। इन मजदूरों को ये भी पता है कि कोई भी ठोकर जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन ये मजदूर जान की परवाह न करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मरना जीना एक बराबर कर लिया, फिर क्या करे? क्या करे? सवारी नहीं कोई मिल रही, कुछ नहीं। तो आप हरियाणा से ट्रैक पे आ रहे, रेलवे ट्रैक पे? बिल्कुल ऐसी। तो आपको अगर मालगाड़ी आ जाए, खुद दुर्घटना हो जाए बड़ी, तो फिर क्या करेंगे आप? देश के दूर हो जाएंगे। और क्या? आप पटरी आ रहे हो तो अब जाना कहाँ है आप लोगों को? मजदूरों का दावा है कि 4 दिनों से रेलवे ट्रैक पर चलते हुए ये लोग हरियाणा से हापुड़ पहुँचे हैं। खाना भी भगवान भरोसे, किसी ने कुछ दे दिया तो ठीक है, नहीं तो हौसले के सहारे कदम आगे बढ़ाते गए, इस उम्मीद के साथ कि कभी न कभी मंजिल तो मिल ही जाएगी। हापुड़ से मोहम्मद शाहिद और नोएडा से मोहम्मद यूसुफ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।